नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये सॉलिड स्टेट पार्ट 3 है। इससे पहले यदि आपने सॉलिड स्टेट पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर जाके देखें। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि जो हमारी यूनिट सेल है उनका हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था। यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन देखा था और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, मतलब जिसे आप क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल। सबसे पहली बात ये इस प्रकार की यूनिट सेल होती है जिसके अंदर एटम्स प्रेजेंट ओनली एट द एजेस ऑफ यूनिट सेल एंड it is called loosely bound structure। और इसका जो पैकिंग फैक्टर मैंने आपको ओरली बताया था वो कितना बताया था, 52% बताया था। और इसका जो सॉलिड नेचर था वो क्या था, कम था। इसका मेल्टिंग और जो वेपर पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हम उस वीडियो के अंदर देख चुके थे। अब हमें ये देखना चाहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो स्ट्रक्चर इसकी इस तरीके से थी। इस टाइप की थी। यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, 4 ये हो गए, 5, 6, 7 और 8 इसके अंदर एटम होते हैं। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 आता है। और इफ r इज द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल देन द वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई r की पावर। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। बाद में यदि मैं कह दूं कि ये आपका सेंटर पॉइंट O है, ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट O है, और ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, z एक्सिस को। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, x एक्सिस को। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस को। सपोज कर लीजिए तो उस केस के अंदर ये जो पॉइंट है इसको मैं ट्रांसलेशनल वेक्टर के थ्रू में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी आपकी a वेक्टर है, इधर ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी मान लेते हैं b वेक्टर है, इधर ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है, c वेक्टर है। तो इसका ट्रांसलेशनल वेक्टर कैसे होगा, जनरल फॉर्मूला क्या था इसका, t = n1a n2b और n3c। तो यहाँ पर n1 बराबर 1 बराबर n2 बराबर n3। तो हम एक एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल फार्मूला क्या बनेगा, a + b + c। और सिंस फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर a = b = c एंड फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर द एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा आर = 90 डिग्री। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि जो t होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, a वेक्टर और a वेक्टर। तो हम कह सकते हैं ट्रांसलेशनल = 3a वेक्टर और t वेक्टर = 3ai कैप। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 3bj और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 3ck। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये तो हमने केवल इसकी बात की थी, नॉन प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल की, और इसकी इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली। 2 नंबर यदि मैं बात करता हूँ कि 2 नंबर यूनिट सेल आपकी कौन सी थी, BCC की यदि हम बात करें, BCC कहने का मतलब बेस सेंटर। तो उस वाले केस के अंदर क्या होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। इससे पहले हम बॉडी सेंटर्ड की बात कर लेते हैं पहले। तो बॉडी सेंटर्ड देखिए क्या कहता है,
और एक बात और बता दूं, इम्पोर्टेंट है इसमें पहले, कि एक हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पैकिंग फैक्टर की, या उससे पहले आप ये देखिए कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर थोड़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इसमें लिखते हैं लेट्स कंसीडर A1, A2 and A3 are the translation vector, are the position vector along x axis से ये रिलेटेड है, y axis इससे ये रिलेटेड है एंड z axis से ये रिलेटेड है। Then the volume of unit cell V will be V is equal to A1 dot A2 क्रॉस A3। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका वॉल्यूम होगा उसको हम किस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि उसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि A1 डॉट A2 क्रॉस A3। और ये हमने इस तरीके से क्यों लिखा, ये क्रॉस बार भी आ सकता था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इन दो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और जो एक वेक्टर क्वांटिटी है वो वापस आगे जब इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होगी तो हमें इस ओवरऑल क्या रिजल्ट मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और वॉल्यूम आपका क्या होता है, स्केलर होता है। यदि इस क्रॉस को हम बाहर लेते तो हमें प्राप्त होने वाली जो क्वांटिटी होती है वो भी क्या होती है, एक वेक्टर होती है, जो कि फिर फॉर्मुलाइजेशन हमारा सही नहीं होता। तो इसके अंदर आप यहाँ पर लिख भी लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और कोई भी सेल हो और कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी सॉलिड हो, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब यदि हम बात करते हैं कि पैकिंग फैक्टर क्या होता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। पैकिंग फैक्टर इसे हम लिखते हैं एफ से। तो सबसे पहली बात कि पैकिंग फैक्टर कैपिटल एफ इज द मेजरमेंट ऑफ ए यूनिट सेल दैट इज लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पैकिंग फैक्टर इज ए measurement factor of unit cell that is loosely bound or tightly bound, and it represents the area in percentage occupied by the atoms of basis। And packing factor is the ratio of volume of atom unit cell, volume of atom in unit cell with respect to volume of total unit cell, total volume of unit cell। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसका यदि मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो इसको आप लिखेंगे पैकिंग फैक्टर पी एफ इज इक्वल टू
volume of atom in unit cell divided by वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में ये चीज़ आती है कि हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है उनके लिए हम डेफिनेशंस कैसे देखें, और बीसीसी के लिए बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होगी, एफसीसी के लिए क्या होगी, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यदि मैं बात करूं बॉडी सेंटर्ड के लिए, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है, बॉडी, फेस, बेस, ये तीन चीज़ों आपको ध्यान में रखनी है। एक तो बॉडी है, एक बेस है, एक हमारा 3 नंबर का फेस है। तो यदि मैं सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड की बात करता हूँ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और ये तो इसके टाइप हो जाते हैं। सबसे पहले यदि आप इसकी डेफिनेशन देखोगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा, तो वो मैं आपको बता दूं, ये हम आगे यहाँ पर देख लेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि यदि जो यूनिट सेल के मॉलिक्यूल्स है वो यूनिट सेल के एजेस मतलब किनारों के ऊपर तो प्रेजेंट है ही, उसके साथ साथ उसके सेंटर के ऊपर, उनके बेस के ऊपर या उनके फेस के ऊपर भी पाए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द यूनिट सेल which contain the atoms at the face, body and base as well as edges of cubic unit cell। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी आती है जो लूजली बाउंड है और कुछ ऐसी आती है जो टाइटली बाउंड है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। बॉडी सेंटर्ड की यदि मैं डेफिनेशन लिखूँ उससे पहले इसका एक डायग्राम बना देता हूँ जो थीम आपके थोड़ी माइंड में बने। नाम से ही देखो आपको पता चल रहा है कि इस बॉडी के सेंटर के अंदर, इस पूरी की पूरी बॉडी, मतलब बॉडी का मतलब सिस्टम है, उसके सेंटर के अंदर भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये मैंने सबसे पहले इसकी सिंपल स्ट्रक्चर बना दी, सिंपल तो होगी एज वेल एज लिखा है ना। और अब इसके बॉडी, इस पूरी की पूरी जो बॉडी है उसके सेंटर के अंदर भी क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो इसके अंदर सबसे पहले यदि मैं देखूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8+1 का रेशियो चलता है, मतलब 8 तो किनारों के ऊपर और 1 इसके सेंटर के ऊपर। तो 8 के नीचे तो हम क्या लिख सकते हैं, एजेस, और इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, सेंटर। तो हमने एक चीज़ देख ली कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है वो सिंपल से ज़्यादा है, तो इसका जो पैकिंग फैक्टर होगा वो उससे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि number of atoms in body centered body फिर से is greater than number of atoms in simple cubic unit cell। हम क्या कह सकते हैं कि जो पैकिंग फैक्टर होगा बॉडी सेंटर्ड का वो ग्रेटर देन होगा किससे, पैकिंग फैक्टर ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये चीज़ आपको एक मेन ध्यान में रखनी है, इसे हम आगे क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। इफ ए यूनिट सेल हैव द एटम्स at the edges as well as
one atom at the center of body, then this type of unit cell which have 9 atoms is called body center unit cell। और ये जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होती है इसके ट्रांसलेशनल वेक्टर में अभी आपको बता रहा हूँ जो आपको आगे ध्यान में रखने। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बाई टू। हम ये मान रहे हैं कि इसकी जो सारी की सारी डायरेक्शन है ये वाली ये सारी की सारी ए है क्योंकि क्यूब है, आई प्लस जे माइनस का के, ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। ये A1 मान लीजिए, A2 ये आपका है इन एक्स एक्सिस, ये है आपका इन वाई एक्सिस। और यदि इनको पूरा एक्सप्लेन करने लगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इनकी सबकी एक एक टॉपिक का पार्ट बनाना पड़ेगा जो कि अभी पॉसिबल है नहीं। तो अभी आप इनको थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करें। A/2, अब ये देखिए माइनस आ गया तो सबसे पहले माइनस आएगा आई प्लस जे प्लस के, और A3 जो आएगा A/2 आई माइनस का जे प्लस का के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम यदि बात करें कि इसका जो पैकिंग फैक्टर वो ओरली कितना आता है, पैकिंग फैक्टर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ये आपको जो अप्रोक्सीमेटली है वो कितना मिलेगा, 68% प्राप्त होता है। कितना मिलता है ये आपको अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा, पिछले वाले के अंदर हमारे कितना था 52% था, और इस वाले के अंदर हम ये अप्रोक्सीमेटली कितना मिलने वाला है 68% मिलेगा, जो भी क्या है कम है, सफिशिएंटली हाई नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो हमें देखना है। 68% है, दैट मीन्स कितना एरिया रहेगा 32% एरिया वैकेंट, और इतना एरिया जो वैकेंट पड़ा है, सो बॉडी सेंटर यूनिट सेल इज कॉल्ड loosely bound unit cell and solid nature, also less but high in compared to सिंपल यूनिट सेल। और जब सॉलिड नेचर कम है तो हम क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑल्सो क्या होंगे इसके लेस होंगे। तो इतनी चीज़ें आपको क्या है कि बॉडी सेंटर्ड के अंदर लिख के आनी पड़ेगी, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दी। अब एक हमारा पार्ट रह जाता है फेस का, एक हमारा पार्ट रह जाता है बेस का। तो ये जो दोनों चीज़ें होगी ये मैं अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूँगा, तो आप उस वीडियो को देखें। अभी तो हम केवल इनकी डेफिनेशन के ऊपर चल रहे हैं, बाद में हम ये प्रूफ करेंगे कि 68% है, जो 68% है वो कैसे आता है। पीछे वाले के अंदर जो 52% था, 58% जो आपका FCC आएगा उसके अंदर 74% आएगा, तो वो कैसे निकलते हैं उनका डेरिवेशन करना है, वो पेपर के अंदर पक्का पूछा जाता है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।